नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो शुरू हो चुका है संस्कृति आईएएस का शानदार प्रैक्टिस सेशन जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसके अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन हमने कल तक कर लिए हैं और आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से करने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये श्रृंखला है। ठीक है, ये वाला जो प्रैक्टिस सेट आपका था वो साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट था और आज भी हम करने वाले हैं पूरे 50 क्वेश्चन। तो फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन है एब्सिसिक अम्ल के संदर्भ में आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा सही है। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल के बारे में क्या सही है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, कथन पढ़ते हैं। पहला कथन दे रखा है कि यह ऊतकों और कोशिकाओं के विभेदन में सहायक है। दूसरा है यह पत्तियों के झड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तीसरा दे रखा है यह पौधों को अंकुरण के लिए प्रेरित करता है और चौथा है इसके द्वारा पौधों के पुष्पन को नियंत्रित किया जाता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 101 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एब्सिसिक अम्ल की बात कर ले तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, तो ये पत्तियों के झड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है, तो यह पत्तियों के झड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है और ये एक क्या होता है, वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। यानी कि पौधों की वृद्धि करने से रोकता है। पौधों की वृद्धि करने का सेंस ये है, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ने नहीं देता है, ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक ये बढ़ने नहीं देता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो एब्सिसिक अम्ल का कार्य क्या होता है, तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजों और जो कलिकाएँ होती हैं उनको सुप्तावस्था में लाता है। ठीक है? और रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को यहाँ पर नियंत्रण करता है। तो ये सभी एब्सिसिक एसिड जो होते हैं उसके कार्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है कि मैरी को साक्षात्कार देना है लेकिन साक्षात्कार से पहले 5 मिनट के दौरान उसे पसीना आने लगता है। ठीक है, हृदय स्पंदन, श्वसन गति आदि बढ़ जाती है। उसकी व्याकुलता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन आपका यही है कि हृदय स्पंदन और श्वसन गति से रिलेटेड जो आपका हार्मोन होता है यानी कि जो नियंत्रण करता है, तो कौन सा हार्मोन इनको नियंत्रण करता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, और एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन या फिर इंसुलिन और ग्लूकागॉन। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा यहाँ पर आपका आएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर जो हार्मोन है वो कौन सा है आपका? एक तो आ जाएगा एड्रेनलिन और एक क्या आएगा, दूसरा आपका आएगा नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं, तो ये जो है आपके जो मेडुला से स्रावित हार्मोन के भाग होते हैं और ये हार्मोन क्रोध हो गया, डर हो गया, मानसिक तनाव हो गया, व्यस्तता है, इनकी अवस्था में अत्यधिक स्राव होने लगता है इनका। ठीक है, जैसे संकटकालीन जो परिस्थितियाँ आती है उसमें वो जो उचित कदम है उठाने का निर्णय इसी जो है हार्मोन से लिया जाता है और इसीलिए इनको अगर देखा जाए तो लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं किसको? एड्रेनलिन को। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय में शोध के लिए दिया गया है? तो 2023 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल आपको बताना है कौन से शोध के लिए दिया गया था। एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड जो बेस संशोधन उसके लिए, मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए, तापमान और स्पर्श के लिए, रिसेप्टर्स की खोज के लिए, या फिर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। किसके लिए दिया गया था ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताइए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसकी बात कर लें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2023 का जो चिकित्सा का नोबेल मिला था वो कैटालिन कारिको और जो ड्रू विसमैन है उनको संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, और ये किसके लिए दिया गया था? तो एमआरएनए के न्यूक्लियो जो साइड है उनके बेस में संशोधन के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभिकथन क्या दे रखा है कि मृदा में
जल के अभाव से प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आती है, कमी आती है। और पौधों द्वारा जल हानि को रोकने के लिए रंध्र बंद हो जाते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन और जल सहायक उत्पाद होते हैं वो क्या होते हैं, निष्कासित होते हैं। और पौधों से होने वाली ये जो क्रिया है वो हरित लवक या फिर कह लीजिए कि परहरित की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। तो मृदा में जो जल के अभाव से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है, तो बिल्कुल अगर मिट्टी में जल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, ठीक है। क्या पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। और इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर पौधों द्वारा जल हानि को रोकने के लिए जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब इसका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 105 है और इसका सही जवाब आपको बताना है। अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मूल कोशिका के ही समान होती है, ठीक है। किसके समान होती है, मूल कोशिका के ही समान होती है। और इसमें बनने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, पतले व लंबे होते हैं। और यह केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है। कौन सा इसमें सही है वो आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताइए, राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो यह केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है, तो यह केवल प्रजनन कोशिका में होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि कोशिका जो विभाजन होता है दो प्रकार का होता है, जिसमें एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 106। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है, ठीक है। कौन सा यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। तो मशरूम, साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिना और डायटम। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो रचना के आधार पर अगर देखा जाए तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक की बात कर लें तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो क्या कहलाती, प्राइमरी सेल्स कहलाती हैं या प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और ये जो सरल रचना वाली कोशिका होती है और इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उसमें स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। क्या होता है, केंद्रक का इसमें अभाव होता है। और कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के जो कण होते हैं वो उपस्थित होते हैं, लेकिन अन्य कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव रहता है, ठीक है। और इसका जो सबसे जो है अच्छा उदाहरण मिलता है वो जीवाणु कोशिका यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं वो मिलता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो ये पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। और इस प्रकार की कोशिकाएं जैसे विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो सभी होते हैं। तो इसमें क्या-क्या बन जाएगा वो हम देखेंगे। तो आपका मशरूम इसमें नहीं आएगा, ठीक है, यूग्लिना भी नहीं आएगा। और डायटम की बात कर लें तो डायटम भी इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया की बात कर लें क्योंकि यूकैरियोटिक की बात यहाँ पर हो रही है। तो यूकैरियोटिक में साइनोबैक्टीरिया की बात आएगी, तो साइनोबैक्टीरिया इसमें नहीं आएगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर इसमें नहीं आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। केवल और केवल दो, ठीक है। क्या होता है, केवल और केवल दो। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। तो यूकैरियोटिक किस किस में होती हैं, तो एक तो आपका मतलब किस किस में नहीं होती हैं, तो एक तो साइनोबैक्टीरिया में नहीं होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, नीलहरी शैवाल बोलते हैं। इसके अलावा आपका वायरस हो गया, ठीक है, वायरस में नहीं होती हैं। इसके अलावा बात कर लें किस में नहीं होती हैं, वायरस के अलावा बैक्टीरिया में ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो वायरस, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इन सभी पौधों, अगर इन सभी को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतुओं में अगर देखा जाए तो आपका यूकैरियोटिक मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 107। निम्नलिखित में से किसने प्लवमान जीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्लवमान जीन सिद्धांत आपको बताना है किसने प्रतिपादित किया था। वॉटसन और क्रिक ने, कार्ल विल्हेम वॉन नेगली ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर बारबरा मैकलिनटॉक ने। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताइए।
क्वेश्चन नंबर 107 और इसका सही जवाब बताना है। प्लवमान जीन की बात कर ले तो इसको जंपिंग जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन भी बोलते हैं। और इसकी खोज की बात कर लें तो इसकी जो खोज हुई थी, ठीक है, वो बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 1983 में जो है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 108 है। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं? तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग आपको बताना है कौन कौन से हैं। मैरेस्मस, ठीक है, फेनिल कीटोन्यूरिया, क्वाशरकोर और एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो। बताइए कौन कौन सा इसमें प्रोटीन की कमी से होता है, ये आपको बताना है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में अगर बात कर लें तो एक तो मैरेस्मस आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है और दूसरा क्वाशरकोर। ठीक है, तो ये दोनों अगर बात कर लें तो ये दोनों जो प्रोटीन होता है उसकी कमी से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, और फेनिलकीटोनुरिया की बात कर लें तो ये जो है आनुवंशिक एक विकार होता है। ठीक है, क्या होता है? आनुवंशिक एक विकार होता है। और एथिरो आपको अगर बात कर लें तो ये हृदय संबंधी विकार होता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये दोनों नहीं होते हैं। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, मूत्र में कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि करती है? ठीक है, बताइए मूत्र में कीटोन यूरिया और ग्लाइकोसूरिया की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि करती है? पीलिया, मधुमेह, ट्राइकोमोनाइसिस या फिर उच्च रक्तचाप। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग की ये पुष्टि करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 110 और इसका सही जवाब करना है। तो एक तरफ अस्थियां दे रखी हैं, ठीक है, और एक तरफ उनके नेम दे रखे हैं, उनको जिस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मैच कराना है उनको। ठीक है, ब्रेस्ट बोन और कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड। तो मैच करिए इनको, क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसकी बात कर ले ब्रेस्ट बोन, जिसे अगर देखा जाए तो हम स्टर्नम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। और ये वक्ष के अग्रभाग पर स्थित होती है। और ये पसलियों को आपस में जोड़ने के साथ साथ जो हृदय है, फेफड़े हैं और ग्रास नली है, उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। और ये आकार का होता है। ठीक है, किस आकार का होता है? टी आकार का होता है। और इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। तो पहले को हम किससे मिला देंगे? 4 से मिला देंगे। कॉलर बोन की बात कर लें तो कॉलर बोन जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंधे के सामने का ये हिस्सा और गर्दन के नीचे स्थित होती है। और यहाँ पर जो है इसे क्लेविकल कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रचलित नाम होता है वो क्या होता है? ब्यूटी बोन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉलर बोन को क्या बोलते हैं? तो ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी बात कर लें तो इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोलते हैं, क्लेविकल बोन। तो इसको 1 से मिला देंगे। नी कैप की बात कर लें तो फीमर और जो टिबियो फिबुला के संधि के स्थान पर एक गोल अस्थि होती है, जो घुटने की अस्थि या फिर पटेला कहलाती है। ठीक है, और पटेला को अगर देखा जाए तो घुटने की टोपी के रूप में भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलाएंगे? तो नी कैप आपका पटेला से हो जाएगा। शोल्डर ब्लेड की बात कर लें तो शोल्डर ब्लेड जो है स्कैपुला के नाम से जानते हैं इसको। ये किस नाम से जानते हैं? स्कैपुला के नाम से जानते हैं। और पीठ के ऊपरी हिस्से में ये स्थित होती है। ठीक है, तो इस तरह इसको हमने मैच कर लिया और आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 4 1 2 3। ठीक है, क्या बनेगा? 4 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 111, इसका सही जवाब आप सभी को करना है। क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छापन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने किया था? विलियम हार्वे ने, एलेक्स जेफरीज ने, रेने लिनक ने या फिर मैरी एल ड्रोसर ने। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताइए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसके आविष्कार की बात कर लें तो इसका जो आविष्कार हुआ था 1984 में आविष्कार हुआ था इसका। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और किसने किया था? तो एलेक्स जेफरीज ने किया था। किसने किया था?
एलेक जेफरीज ने इसका आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, यह एक विषाणु जनित संघातिक रोग है जिसके संक्रमण से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है तथा कभी कभी पक्षाघात की भी संभावना होती है। उपर्युक्त जो विशेषताएं हैं किस रोग को निर्दिष्ट करती हैं? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 112 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर कौन सा रोग आ जाएगा? मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, रेबीज या फिर खसरा। तो मेनिनजाइटिस की बात कर लें तो मेनिनजाइटिस आपका जो है मस्तिष्क से रिलेटेड रोग होता है और इस रोग में क्या होता है, बहुत तेज बुखार आता है और बाद में बेहोशी भी आने लगती है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। हेपेटाइटिस की बात कर लें तो हेपेटाइटिस या फिर पीलिया एक लीवर संबंधी ये रोग होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो लीवर होता है उसमें जो पित्त वर्धक होता है उसका निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे क्या होता है, रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। खसरा की बात कर लें तो खसरा जो है एक विषाणु है, मोरबेली विषाणु, उसकी वजह से होता है और वायु विहित ये रोग होता है, तो ये भी अगर देखा जाए तो नहीं होगा। रेबीज की बात कर लें तो रेबीज यहाँ पर सही हमारा जवाब हो जाएगा। इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। और इसकी बात कर लें तो अधिकांश मामलों में जो होता है वो कुत्तों या फिर अगर देखा जाए कुत्तों से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। कुत्तों से, बंदरों से, इनके काटने से ये जो है वायरस फैलता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 113। प्रियॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रियॉन कह रहा है ये सबसे छोटे संक्रामक रोगजनक कण होते हैं। इनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्यों में प्रियॉन से होने वाले एकमात्र रोग क्या है? हेपेटाइटिस डी है, ठीक है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर आप सभी को करना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रियॉन की बात कर लें तो प्रियॉन सूक्ष्म संक्रामक रोग कण होते हैं, रोगजनक कण होते हैं, ठीक है। एकदम सही दे रखा है ना। ये सबसे छोटे अगर बात कर लें तो सबसे छोटे संक्रामक रोगजनक की बात कर लें तो सबसे छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि अगर देखा जाए जो सूक्ष्म संक्रामक रोगजनक कण होते हैं, लेकिन सबसे छोटे की जब बात आएगी तो सबसे छोटे नहीं होंगे, क्योंकि सबसे छोटे की बात आएगी तो सबसे छोटे जो होते हैं वायराइड नामक कण होते हैं, ठीक है। वायराइड नामक जो कण होता है वो अगर देखा जाए तो हमारी प्रकृति के सबसे छोटे आकार के जो है रोगजनक कण होते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है इनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रियॉन में केवल प्रोटीन ही होता है और न्यूक्लिक एसिड का इसमें क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या दे रखा है? एकदम सही दे रखा है, क्योंकि इसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड इसमें नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हमारा सही है। तीसरा कह रहा है मनुष्य में प्रियॉन से होने वाला जो एकमात्र रोग है हेपेटाइटिस डी है। तो इसकी बात कर लें तो मनुष्यों में प्रियॉन से होने वाला जो मुख्य रोग होता है वो होता है क्रूएट-जफेल्ड यानी कि जैकब नामक यहाँ पर क्या एक रोग होता है, ठीक है। कौन सा? जैकब नामक रोग होता है, ठीक है। तो तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस डी इसकी कमी से नहीं होता है, क्योंकि ये हेपेटाइटिस जो डी होता है वो वायराइड की कमी से होता है, ठीक है। वायराइड के कारण होता है हेपेटाइटिस डी। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो तीसरा भी गलत है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ओनली 2 इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 और इसका सही जवाब बताना है। गन्ने में शर्करा उत्पादन में वृद्धि हेतु निम्नलिखित में से किसका छिड़काव लाभप्रद होता है? ठीक है, गन्ने में शर्करा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हम किसका छिड़काव करते हैं? ऑक्सिन का, ठीक है, एथिलीन का, जिब्रेलिन का या फिर साइटोकाइनिन का। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो साइंस टॉपिक से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी से ही आते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं साइंस में वो बायो से ही पूछे जाते हैं और यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं आपको। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिब्रेलिन यहाँ पर वृद्धि के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 115 और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही दे रखा है, कौन सा सही दे रखा है वो आपको बताना है। अल्कोहल के सेवन से मूत्र की जो बारंबारता होती है वो क्या होती है? उसमें बढ़ोतरी होती है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। दूसरा है अल्कोहल के सेवन से शरीर में वैसोप्रेसिन का जो स्राव होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 115 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात कर ले अल्कोहल के सेवन से मूत्र त्याग की बारंबारता में बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसमें जो है जो मूत्र वाहिनियाँ जो ये हार्मोन अगर देखा जाए तो निकलते हैं कई सारे, जैसे वेसोप्रेसिन है, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये सभी अगर देखा जाए तो इसमें स्रावित होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो वृक्क की मूत्र वाहिनियों को क्या करता है, जल पुनरावशोषण करने के लिए प्रेरित करता है और मूत्र के सांद्रण का ये कार्य करता है, जिससे क्या होता है मनुष्य में जो मूत्र त्याग की बारंबारता है उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो मतलब इसका सेवन करता है वो जल्दी जल्दी से जो है यहाँ पर टॉयलेट जाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो पहला तो हमारा क्या दे रखा है, एकदम सही दे रखा है, ठीक है, पहला हमारा एकदम सही दे रखा है। और दूसरे की बात कर लें तो अल्कोहल के सेवन से शरीर में वैसोप्रेसिन का जो स्राव होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो इसका जो स्राव होता है यहाँ पर बढ़ नहीं जाता है, बल्कि इसकी मात्रा में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। वैसोप्रेसिन की मात्रा में कमी आती है, इसी की वजह से मूत्र त्याग की जो बारंबारता है वो बढ़ जाती है। तो कारण हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, और ये वाला हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा दे रखा है, 116, और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। टेम्पोरल और पैराइटल नामक अस्थियां मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं। टेम्पोरल और पैराइटल नामक जो बोन्स होती हैं वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर पाई जाती हैं, कपाल में, कशेरुक दंड में, हाथ में, या फिर पैर में। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो इसकी अगर बात कर लें तो ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये कपाल में मिलती हैं, यानी कि जो खोपड़ी होती है, ठीक है, उसमें मिलती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 117। यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीवर के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर सही दे रखे हैं। तो पहला कह रहा है कि जो लीवर होता है वो पेरिटोनियम झिल्ली से क्या होता है, घिरा रहता है। दूसरा, यह अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित करता है। और तीसरा दे रखा है कि यह फाइब्रोनोजन जो नामक प्रोटीन का स्राव करता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 117, और इसका सही जवाब आपको बताना है, ठीक है। तो लीवर की बात कर ले तो ह्यूमन बॉडी की ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, जो कि आपके उदर गुहा के ऊपरी भाग से लेकर दाहिनी ओर ये उस स्थित होता है, ठीक है। और इसमें अगर बात कर लें तो इसका जो चारों ओर जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है पेरिटोनियम नामक जो है, इसको झिल्ली बोलते हैं, तो उससे ये क्या होता है, घिरा रहता है। पहला क्वेश्चन हमारा सही दे रखा है। और ये क्या करता है, तो अमोनिया को यूरिया में अगर देखा जाए तो ये परिवर्तित करता है, ट्रांसफर करता है। और फाइब्रोनेजिन नामक प्रोटीन का इससे स्रावण होता है, यानी कि सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर क्या दे रखे हैं, एकदम सही है। 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व आपको बताना है कौन सा होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, या फिर कैल्शियम। तो कैल्शियम यहाँ पर 2 बार दे रखा है, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो लौह है, मैंगनीज है, तांबा है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, बोरॉन है, क्लोरीन है, निकेल है, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमें क्या मिल रहा है, तो क्लोरीन मिल रहा है। तो क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। बाकी फास्फोरस है, कैल्शियम है, तो ये किस में आते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये वृहत पोषक में आते हैं, सूक्ष्म में नहीं, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं, तो ये बृहत पोषक तत्वों में आते हैं, यानी कि इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, आप सभी को पता है, फास्फोरस भी मिलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। क्षय रोग के उपचार के लिए देश के सभी राज्यों में डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, यानी कि डॉट जो होती है, ठीक है, टीबी के इलाज के लिए जो डॉट होता है उसको आपको बताना है कि यह जो प्रणाली है किस वर्ष जो है आरंभ की गई थी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, 1991 से, 1993 से, 1995 से, या फिर 1997 से। तो डॉट प्रणाली कब अपनाई गई थी ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्षय रोग यानी कि टीबी,
जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। एक आपका वायरस होता है और ये संक्रामक रोग होता है आपका, जो फेफड़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है और बाद में शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं उसमें भी फैल जाता है। तो इसमें अगर बात कर लें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो एक तरफ रोग है, एक तरफ कारक कीट है। फाइलेरिया कह रहा है मादा क्यूलेक्स की वजह से, मलेरिया मादा एनाफ्लीज की वजह से, डेंगू ज्वर जो है मादा एडीज इजिप्टाई की वजह से, और जो काला जार है वो मादा पुलिसेटा की वजह से होता है। कौन सा गलत है बताइए, कौन सा गलत दे रखा है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो फाइलेरिया आपका अगर बात कर लें तो जो कल ही हमने पढ़ा था वाउचेरिया ब्रेंकोफटाई, अगर देखा जाए तो उसके का कारण होता है, यानी कि मादा क्यूलेक्स एक होता है, तो ये हमारा सही दे रखा है। मलेरिया की बात कर लें तो ये मादा एनाफिलीज की वजह से होता है, और डेंगू ज्वर की बात कर लें तो मादा एडीज एजिप्टाई के थ्रू होता है। काला जार की बात कर ले तो काला जार जो होता है लिस्मैनिया डोनोवानी नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उससे ये फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है? तो यहाँ पर जो लीसेमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ होता है उससे फैलता है, और इस परजीवी का जो वाहक होता है वो सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी होती है। ठीक है, तो इसका जो कारक होता है वो क्या होता है? बालू मक्खी इसका कारक होता है। तो यहाँ पर मादा पुलिशेटा दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सैंड फ्लाई इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम मधुरक है? ठीक है, कृत्रिम मधुरक आपको बताना है, यानी कि जो आर्टिफिशियल यहाँ पर मधुरक होते हैं। ठीक है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। आर्टिफिशियल जो शुगर होती हैं वो आपको बताना है। एलिटियम, सुक्रोज, सैक्रीन या सुक्रोलोस, क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो क्या होता है, तो एक तो आपका इसमें से क्या बन जाएगा? एलिटेम बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? एलिटेम आपका अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल शुगर ये होता है। ठीक है, और दूसरा अगर बात कर लें तो आपका सैक्रीन भी अगर देखा जाए जो आइसक्रीम वगैरह में पड़ता है। ठीक है, आप सभी को पता है सैक्रीन डालते हैं आइसक्रीम में। और इसके अलावा सुक्रालोस जो होता है, तो ये इनकी अगर बात कर लें तो ये तीनों जो होते हैं वो आर्टिफिशियल जो शुगर होती है उसमें आते हैं। ठीक है, और सुक्रोज की बात कर लें तो सुक्रोज यहाँ पर कृत्रिम वाले में नहीं आता है। ठीक है, तो ये कृत्रिम वाले में नहीं आएगा, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा 134 बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? 134 इसका राइट आंसर बनेगा। और जो सुक्रोज होता है ये प्राकृतिक मधुरक होता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक मधुरक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 122। कठोर जल में निम्नलिखित में से किन आयनों की उपस्थिति के कारण साबुन कार्य नहीं करते हैं? तो कठोर जल में कौन से आयन उपस्थित होते हैं जिससे जो साबुन होते हैं उसमें झाग नहीं देता है वो साबुन। ठीक है, अर्थात कार्य नहीं कर पाता है साबुन। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, बेरियम और स्ट्रोंसियम, या फिर क्लोरीन और फ्लोरीन, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। हाई स्कूल की अगर देखा जाए तो हाई स्कूल में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था। ठीक है, अगर आपको याद हो रहा हो तो हाई स्कूल में आपने इसको पढ़ा था, साबुन बनाने की प्रक्रिया उसमें दी गई थी। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसकी बात कर लें तो कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है उसके जो आयन होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साबुन होता है वो झाग नहीं देता है। ठीक है, साबुन झाग नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 123। लाइकेन के बारे में आपको बताना है। लाइकेन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही दे रखा है वो आपको बताना है। तो ये शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास है। दूसरा है लोबेरिया पल्मोनेरिया, फेफड़े की बीमारी में लाभदायक है। ये प्रदूषित क्षेत्रों के अच्छे संकेतक हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 123 और इसका सही जवाब आप सभी बताना है। ठीक है, तो शैवाल और कवक का पहला पहला प्यार ऐसा बोला जाता है। तो सहजीवी सहवास है, पहला एकदम सही दे रखा है। लोबेरिया पल्मोनिया जो फेफड़े की बीमारी होती है उसमें ये लाभदायक होता है। ठीक है, और बात कर ले यहाँ पर जो प्रदूषित क्षेत्र हैं उसमें अगर देखा जाए तो ये संकेतक के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो प्रदूषित क्षेत्र हैं उसमें ये नहीं उगते हैं। ठीक है,
दूसरे क्षेत्रों में ये नहीं उगते हैं, इसकी वजह से पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो तीनों ही कथन क्या होता है, तीनों ही कथन हमारे एकदम सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 124। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करने में सहायक है। तो कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु है उसको नष्ट करने में सहायक है, लाइपेज, माल्टेज, एमाइलेज या फिर लाइसोजाइम। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 124 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो मनुष्यों में आप सभी को पता है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें से जो लार का स्राव होता है, लार में अगर देखा जाए तो 99% जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, 99% जो लार में क्या होता है, वाटर होता है। और 1% सिर्फ क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, 1% सिर्फ क्या होता है, आपका एंजाइम्स होते हैं। और उसी 1% में अगर बात कर ले तो 2 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। एक होता है आपका टाइलिन, ठीक है, एक होता है टाइलिन और दूसरा क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, क्या होता है, एक टाइलिन होता है और एक लाइसोजाइम होता है, जो क्या करता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 125 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका सही जवाब बताना है। निम्नलिखित में से किन सवालों का जो प्रयोग है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कौन से यहाँ पर अगर देखा जाए तो सवाल हैं जिनका जो प्रयोग है वो अंतरिक्ष यात्री करते हैं भोजन के रूप में। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला और स्प्रूलाइना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो क्लोरेला आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक तो क्लोरेला आपने सुन रखा होगा। ठीक है, बाकी चाहे आपने कुछ सुना हो या ना सुना हो, क्लोरेला आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये जो होता है ये अंतरिक्ष यात्री खाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, और क्लोरेला के अलावा एक और जो आपको शायद नहीं पता हो वो कौन सा है। ठीक है, वो कौन सा है, वो है स्प्रूलाइना। ठीक है, तो ये दोनों अगर सवाल की बात कर लें तो ये जो दोनों जो सवाल होते हैं वो क्या होते हैं, ये अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको भोजन के रूप में ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये इनकी अगर देखा है तो प्रोटीन की काफ़ी मात्रा इसमें अच्छी होती है। ठीक है, प्रोटीन की अच्छी मात्रा इसमें होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 126 और इसका सही जवाब बताना है। बीटा ब्लॉकर नामक औषधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में किया जाता है। बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर नामक औषधि का प्रयोग अगर देखा जाए तो किसके उपचार में करते हैं, पक्षाघात के, मस्तिष्क अर्बुद के या फिर हृदयाघात के या रक्ताल्पता के। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 126 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये हृदय आघात, ठीक है, यानी कि हार्ट अटैक जो होता है उसमें अगर देखा जाए तो उसके उपचार में किया जाता है बीटा ब्लॉकर नामक औषधि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ठीक है, क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका 127 है और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर कुछ दे रखे हैं रोग और उनको उनके जो जिस कवक से होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, जिस कवक से वो होते हैं वो आपको बताना है। तो गंजापन, दाद, एथलीट फूट और दमा, ये सभी अगर देखा जाए तो फंगस से होने वाले रोग हैं। कौन कौन से फंगस हैं ये आपको बताना है। गंजापन की बात कर लें तो गंजापन टीनिया कोप्टिस नामक जो फंगस होता है उससे होता है। ठीक है, टीनिया कोप्टिस, तो टीनिया कोप्टिस से इसको मिला लेंगे। ऑप्शन नंबर सॉरी चौथे से इसको मिला लेंगे। दांत की बात कर लें तो दांत जो है माइक्रोस्पोरम नामक जो है कवक से फैलता है। किससे फैलता है, माइक्रोस्पोरम, इसको माइक्रोस्पोरम से। एथलीट फुट की बात कर लें तो एथलीट जो फुट होता है उसमें ट्राइकोफाइटन नामक जो है जो कवक होता है उसकी वजह से होता है। और दमा की बात कर ले तो एस्पार्जिलस और फ्यूमिगेटस यहाँ पर कवक आता है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर इसका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 128। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्तनियों की
कण गुहा में मोम के समान पदार्थ का स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं? तो स्तनियों की जो कण गुहा में मोम के समान पदार्थ का स्राव करने वाली ग्रंथियां कौन सी हैं, बताइए। तो ये लैक्रिमल ग्रंथियां हैं, सेरोमिनस ग्रंथियां हैं, काउपर ग्रंथियां या अल्बुमिनस ग्रंथियां हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो मैमल्स में जो कण गुहा होती है, ठीक है, उसमें आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये सेरोमिनस ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी होती हैं? सेरोमिनस ग्लैंड्स होती हैं और ये कान में आपकी स्थित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 129, मानव वृक्क में पाई जाने वाली पथरी निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक से निर्मित होती हैं? तो किडनी में जो अगर देखा जाए जो स्टोन होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम सल्फेट की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड की कमी से, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति से होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो जो किडनी में अगर देखा जाए जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ जब यूरिक अम्ल और कैल्शियम फॉस्फेट अगर देखा जाए ये मिल जाते हैं तो यहाँ पर पथरी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, मोलस्का संघ के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या सही दे रखा है, ठीक है। मोलस्का के बारे में क्या सही दे रखा है वो आपको बताना है। तो संघ मोलस्का प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है ये। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इसमें जो नर मादा होते हैं वो पृथक और प्रजक होते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 130 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोलस्का की बात कर लें तो कह रहा है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो अगर बात कर लें प्राणी जगत का जो सबसे बड़ा जो है संघ होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। कौन सा होता है? तो वो होता है आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है। और बात कर लें दूसरे कथन की, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मोलस्का अगर बात कर ले तो ये दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। मोलस्का जो प्राणी जगत होता है ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा संघ आता है, पहले पे आपका आर्थ्रोपोडा आता है। इनमें नर मादा पृथक होते हैं और अंड अंड प्रजक होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसमें नर मादा क्या होते हैं? पृथक होते हैं और अंड प्रजनक होते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है तो आंसर हमारा क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन है गीला गुथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है की किण्वन के लिए निम्नलिखित में से किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से कवक का यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रयोग किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए? एग्रिकस, एस्परजिलस, सेक्रोमाइसिस सेरिवेशी या फिर पेनिसिलियम। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 131 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कवक जो होते हैं मानव के लिए बहुत प्रकार से उपयोगी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कामों में ये आते हैं और इसमें अगर बात कर लें जो ब्रेड बनाने के काम आता है वो कौन सा आता है? सेक्रोमाइसिस सेरिविसी, ठीक है। कौन आता है? सेक्रोमाइसिस सेरिविसी। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 132, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन है यह एक चिरकालिक रोग है, ठीक है। चिरकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे गैस विनिमय सतह क्या होती है? घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में एक है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये कौन से रोग को निर्दिष्ट करता है, यानी कि कौन से रोग के ये लक्षण है? एम्फाइसीमा, दमा, श्वसनी शोथ या फिर व्यावसायिक श्वसन रोग। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये जो रोग है वो कौन सा है? एम्फाइसीमा रोग है, ठीक है। कौन सा रोग है? एम्फाइसीमा रोग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 133, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आप सभी को। एक तरफ पोषक तत्व हैं, एक तरफ उनकी भूमिकाएँ दे रखी हैं। पोटेशियम कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, कैल्शियम कोशिका भित्ति संश्लेषण में काम आता है, जिंक प्रकाश संश्लेषण में जल विखंडन का कार्य करता है और फ्लोरीन ऑक्सीन संश्लेषण करता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, कौन-कौन सा इसमें सही दे रखा है? कौन-कौन सा सही दे रखा है वो आपको बताना है। तो पोटेशियम की अगर बात कर लें तो पोटेशियम जो है प्रोटीन संश्लेषण के काम आता है, एकदम सही दे रखा है। और कैल्शियम का जो काम होता है, ये जो है मृदा से कैल्शियम आयनों के रूप में अवशोषित करता है, यानी कि कोशिका भित्ति के संश्लेषण में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा एकदम सही दे रखा है। ठीक है, जिंक की बात कर ले तो जिंक कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में जल विखंडन के रूप में कार्य करता है। तो इसकी बात कर लें तो जो जिंक होता है वो ऑक्सीजन जो है संश्लेषण के काम आता है। ठीक है, किसके काम आता है? तो ये ऑक्सीजन संश्लेषण के काम आता है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन क्या काम करता है? तो क्लोरीन जो है एनायन के रूप में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में? एनायन के रूप में। और ये प्रकाश संश्लेषण में जल विखंडन के लिए अनिवार्य तत्व होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 134 और इसका सही जवाब बताना है। क्वेश्चन है मोटर गाड़ियों से उत्सर्जित होने वाले धुएं के साथ निर्मुक्त होने वाले जो शीशे के कण होते हैं वो मनुष्यों को कौन सा रोग होता है? तो जो धुआं जो होता है उसमें जो शीशे के कण होते हैं वो उसकी वजह से मनुष्यों में कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियोसिस, एक्जिमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या फिर न्यूमोथोरेक्स। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 134 और इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी बात कर लें तो ये एक त्वचा संबंधी रोग होता है। ठीक है, जिसमें जो आमतौर पर जो त्वचा होती है वो शुष्क हो जाती है, यानी कि सूखी टाइप में हो जाती है और त्वचा पर खुजली, सूजन, लाल चकत्ते और दाने जो है निकल आते हैं। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात कर ले तो एक्जिमा नामक यहाँ पर रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूमोकोनियोसिस की बात कर लें तो ये फेफड़ों से संबंधित रोग होता है, जो कि जो है जो खनन वाले क्षेत्र होते हैं, कोयला वाले क्षेत्र होते हैं या फिर निर्माण जो स्थल होता है या धूल संबंधी जो कार्य होते हैं उनमें से जो जुड़े लोग होते हैं उनके हो जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज होती है इसकी बात कर ले तो ये फेफड़ों का एक विकार होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। ठीक है, और न्यूमोथोरैक्स की बात कर लें तो ये भी एक फेफड़ों से संबंधित विकार है, जिसमें क्या होता है? सीने में अचानक जो है चुभन वाला तेज दर्द और जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह AB के सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होने के कारण है? ठीक है, AB के सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होने का यानी कि जो रिसेप्टर का कार्य करता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो वो किस वजह से करता है? प्रतिजन की यानी कि यहाँ पर बात कर लें प्रतिजन की अनुपस्थिति, प्रतिकारक की अनुपस्थिति, प्रतिजन की उपस्थिति, प्रतिजन और प्रतिकारक दोनों की अनुपस्थिति। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। यानी कि एंटीजन की एब्सेंस में या फिर एंटीबॉडी की एब्सेंस में या दोनों की एब्सेंस में या फिर किसी एक के एब्सेंस में या प्रेजेंस में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें बात कर लें तो प्रतिकारक की अनुपस्थिति की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से? तो प्रतिकारक की वजह से यानी कि एंटीबॉडी की एब्सेंस की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 136 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, पहला है एसिटिक अम्ल फलों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है एसिटिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाने पर व्यक्ति को थकावट का अनुभव होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। एसिटिक एसिड के बारे में यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं कथन। तो एसिटिक एसिड की बात कर लें तो ये एक नेचुरल एसिड होता है, आप सभी को पता है, जो सिरके में पाया जाता है। ठीक है, इसमें पाया जाता है मुख्यतः तो ये सिरके में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फलों में जैसे अंगूर, संतरा, अनानास, स्ट्रॉबेरी अगर देखा जाए तो इन सब में भी पाया जाता है। तो ये फलों में भी अगर देखा है तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, एसिटिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाने पर व्यक्ति को थकावट का अनुभव होता है।
तो जो थकावट का अनुभव होता है वो लैक्टिक एसिड की कमी से होता है, ठीक है? सॉरी, जमाव की वजह से होता है। किसकी वजह से? तो लैक्टिक एसिड के जमाव से होता है। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड आएगा, ना कि एसिटिक एसिड। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, तो सही वाला बताना है। तो सही वाला हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 137। क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो एसिटिक सॉइल में जो उगते हैं उनके बारे में आपको बताना है, कौन से हैं? लिथोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं, हीलोफाइट्स हैं या ऑक्जीलोफाइट्स हैं? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे, तो ऐसे पौधे क्या करते हैं, अम्लीय या फिर पोषक तत्वों की जो कमी वाली मृदा होती है उसमें जो है उगने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? और ये कौन से पौधे हैं? तो ऑक्जीलोफाइट्स ये होते हैं, ठीक है? कौन से होते हैं? तो ऑक्जीलोफाइट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? हेलोफाइट्स की बात कर लें तो हेलोफाइट्स जो होते हैं वो लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं, ठीक है? लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं हेलोफाइट्स। लिथोफाइट्स भी कभी कभी पूछता है, तो लिथोफाइट्स जो होते हैं वो चट्टानों के बीच उगते हैं, ठीक है? चट्टानों या फिर कह लीजिए कि जो पत्थर होते हैं उनके बीच में यहाँ पर उगते हैं, ठीक है? तो ये चट्टानों के बीच में उगने वाले पौधे हो जाएंगे। हीलोफाइट्स की बात कर लें तो हीलोफाइट्स जो है आपका जो आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है? आर्द्र भूमियाँ हैं या फिर दलदल है, दलदल वाले क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ये उगते हैं वेटलैंड वाले एरिया में, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 138 और इसका सही जवाब बताना है। बाजरे की स्मट रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो बाजरे में जो स्मट रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी यहाँ पर फंगस बताना है। क्लेविसिप्स पुरपुरिया, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम, टोलियोस्पोरियम या फिर हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 138 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो इसमें क्या होता है, जो बालियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है, वो प्रभावित हो जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन जाएगा? तो आंसर हो जाएगा टोलियोस्पोरियम, ठीक है। कौन सा कवक है ये? तो टोलियोस्पोरियम है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 139 है और इसका सही जवाब बताना है। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पत्तियों के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही रखते हैं। पत्तियां कह रहे हैं उच्च संवेदन की प्रक्रिया के नियंत्रण में सहायक है। ये श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? इसका सही जवाब क्या बनेगा? इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो उत्सवेदन की बात करें तो ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं उत्सवेदन को। हिंदी काफ़ी कठिन होती है इसकी, कि कोई कोई वर्ड होता है। तो उत्सवेदन का मतलब ट्रांसपीरेशन होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कह रहा है कि ये ट्रांसपीरेशन प्रक्रिया जो होती है उसके नियंत्रण में सहायक होते हैं। श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं और ये प्रतिकूल परिस्थिति के लिए भोज्य पदार्थों का क्या करती है? संग्रहण करती है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये ट्रांसपीरेशन के लिए क्या होती हैं? पत्तियां सहायक होती हैं। आप सभी को पता होता है इसमें स्टोमेटा होता है, ठीक है, रंध्र होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको करते हैं। दूसरा, ये श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बिल्कुल एकदम सही जवाब दे रखा है ये। और तीसरे की बात कर लें तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं। तो इनकी बात कर लें तो पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो भोज्य पदार्थों का संग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि जो है जड़ें करती हैं, ठीक है। जो जड़ें होती हैं वो जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ पत्तियां होती हैं वो भोजन संग्रह का कार्य भी करती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए बात करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जड़ें आ जाएंगी। तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा हमारा गलत है। तो 1 और 2 इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 140। यहाँ पर सूची को क्या किससे मिलाना है? उसके वर्ग और पादप रखा, उससे आपको क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, साइकस, स्लैजिनेला और स्फैग्नम।
तो ये किस वर्ग से संबंधित होते हैं वो आपको बताना है, नया क्वेश्चन हो सकता है, बताइए। तो क्लाइमाइडोन मोनास की बात कर लें तो ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, जिम्नोस्पर्म नहीं बल्कि शैवाल होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, शैवाल होता है। तो इसको मिला लेंगे तीसरे से, ठीक है। किससे मिला लेंगे, तीसरे से। साइकस की बात कर ले तो साइकस आपका जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। साइकस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। साइकस का नाम सुना होगा। इनके बीज जो फलों के अंदर स्थित नहीं होते, ठीक है। और बात कर लें जो सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला की बात कर लें तो ये आपका टेरिडोफाइट होता है। और स्फैग्नम की बात कर लें तो मॉस से संबंधित होता है। यानी कि 3 4 2 1, यानी कि डी इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 141 और इसका सही जवाब बताना है। निम्नलिखित में से विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय बताना है आपको, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय क्या था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस। कह रहा है कि इसका जो विषय था 23 वाले का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शांत रहें और आगे बढ़े, या फिर जीवन के लिए ओजोन ओजोन संरक्षण के लिए 35 वर्ष। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसकी थीम की बात कर लें, जो इसकी थीम थी वो क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को क्या करना, कम करना। ये पिछले वर्ष की अगर देखा जाए तो थीम थी 2023 वाले की। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है। हाल ही में नोएडा में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके उद्घाटन की बात कर लें तो पिछले साल सितंबर में ही इसका उद्घाटन हुआ था, 21 सितंबर को। और ये जो उद्घाटन किया था ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 143 और इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब बताना है। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तुत यूनिटी मॉल की अवधारणा के तहत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन शहरों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। आगरा, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। कौन कौन से शहरों में यूनिटी मॉल खोला जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो यूनिटी मॉल का जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया, ओडीओपी, ये सभी प्रयासों को बढ़ावा देना और जो स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद हैं और जो स्थानीय रोजगार हैं उनको सृजन करना था, ठीक है। और इसमें अगर बात कर लें तो कहाँ कहाँ पर खोला जाएगा, तो एक तो आपका आगरा में खोला जाएगा, दूसरा वाराणसी में खोला जाएगा और तीसरा लखनऊ में खोला जाएगा। कानपुर में ये नहीं खोला जाएगा, ठीक है। तो कानपुर नहीं होगा। बाकी अगर बात करें लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इन 3 शहरों में खोला जाएगा। तो आंसर की बात कर लें, आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 144 है और इसका सही जवाब बताना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2019 से जून 2023 के मध्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति में है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के आधार पर आपको बताना है, जो दिया गया समय है उसमें, ठीक है। दिए गए समय में आपको बताना है। तो इसमें अगर बात कर लें तो कौन है, तो ये है झारखंड, ठीक है। झारखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो बेहतर स्थिति में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और इस रैंकिंग में जो सर्वोच्च स्थान मिला था वो महाराष्ट्र को मिला था, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। इसके बाद आपका कर्नाटक था, ठीक है। इसके बाद आपका कर्नाटक था और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका गुजरात था, ठीक है। तो ये 3 राज्य टॉप 3 में आए थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 145 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। हाल ही में आयोजित पुरुषों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 16वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आपको बताना है किसे मिला था प्लेयर ऑफ द सीरीज।
शुभमन गिल को, माथिसा पथिराना को, कुलदीप यादव या वानिंदु हसरंगा को? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसकी बात कर लें तो जो 16वां संस्करण हुआ था एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का, उसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था वो कुलदीप यादव को मिला था। ठीक है, किसको मिला था? कुलदीप यादव को मिला था। और इसमें जो फाइनल मुकाबले में अगर बात कर लें तो कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में अगर देखा जाए तो खेला गया था, जिसमें भारत में जो है जो पिछली बार का विजेता है श्रीलंका, उसको हरा दिया था। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 146 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है, नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? तो कौन सी योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला था 2023 वाला? ठीक है, किसको मिला था? तो इसकी बात करें तो ये स्वामित्व योजना को मिला था। ठीक है, स्वामित्व योजना को मिला था, जो कि पंचायती राज की बात कर लें उससे संबंधित थी। पंचायती राज मंत्रालय की जो है स्वामित्व और ग्राम क्षेत्रों में जो सुधारित प्रौद्योगिकी और मानचित्रण के लिए जो योजना थी, उसकी अगर बात कर लें तो उसको मिला था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, हाल ही में हमारी गौ माता हमारा दायित्व नामक योजना निम्नलिखित में से किस प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? हमारी गौ माता हमारा दायित्व, क्वेश्चन नंबर 147 और इसका सही जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो लगभग 15 वर्ष पश्चात जो झारखंड गौ सेवा आयोग की बैठक सितंबर 2023 में आयोजित हुई थी, और उसमें ये निर्णय लिया था गया था कि हमारी गौ माता हमारा दायित्व जो योजना है उसको आरंभ किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी इसका सही जवाब बनेगा। ये कौन सा था राज्य? ये था झारखंड राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य था? झारखंड राज्य था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 148 है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरत्नम निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो भारतीय मूल के ये अर्थशास्त्री थे थर्मन सनमुगरत्नम, इनको कौन से देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कंबोडिया का, सिंगापुर का, साइप्रस का या फिर फिजी का? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इनकी बात कर लें तो ये सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 141, हाल ही में निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा कैश फॉर वेस्ट, तो कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की गई है? पटना नगर निगम के द्वारा, गाजियाबाद नगर निगम, लखनऊ नगर निगम या फिर इंदौर नगर निगम? इसके द्वारा कैश फॉर वेस्ट नामक जो योजना है वो प्रारंभ की गई है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो पटना नगर निगम के द्वारा अगर देखा जाए तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में आम जनता के लिए कैश फॉर वेस्ट नामक योजना शुरू हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पटना नगर निगम ये आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित नभमित्र नामक उपकरण का उद्देश्य है? तो नभमित्र नामक उपकरण का उद्देश्य आपको बताना है क्या हो जाएगा। मछुआरों की सुरक्षा, वायु प्रदूषण की निगरानी, पृथ्वी की ओर आने वाले उल्कापिंडों के बारे में सूचित करना या कृषकों को मौसम की जानकारी देना? क्या है इसका उद्देश्य बताइए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा अगर देखा जाए तो ये विकसित किया गया था, और ये जो उपग्रह है उपग्रह आधारित जो संचार प्रणाली है वो मछुआरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये बनाया गया है। ठीक है, नवमित्र। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? मछुआरों की सुरक्षा से जो है इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।